हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। हम उत्तराखंड एलटी के सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 500 क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। इसमें से 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन टू वीडियोस, और ये हमारा पार्ट 3 होगा एमसीक्यू सीरीज़ का, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे और आज हमारे 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर गुड लर्निंग इट इज़ अ मस्ट फॉर द स्कूल टू हैव ए गुड लर्निंग के लिए स्कूल में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए? वास्ट ओपन एरियाज, बहुत बड़े बड़े एरियाज हो, ग्राउंड्स वैसे, गुड लाइब्रेरी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी हो, प्लेग्राउंड हो बहुत बड़ा, या फिर गुड स्टूडेंट्स रूम होना चाहिए एक अच्छा सा। जब लर्निंग की बात होती है तो एक गुड लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बच्चों को एक्सेस होना चाहिए टू द बुक्स, गुड बुक्स, so that they can get good learning from those books. Question number 2 है, what would be your approach if a student interrupts in your class? अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में बार बार इंटरप्ट कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप उसको बोलोगे कि क्लास छोड़ के चले जाओ, you will ask him to leave the class, you will ask him to behave properly, उसे बोलोगे ठीक से बिहेव करे, या यू विल एक्सेस हिज रीजंस टू डू द सेम। आप पता करोगे कि क्या रीज़न है कि वो बार बार ऐसे इंटरप्ट कर रहा है, या फिर यू विल गिव इन एक्स्ट्रा होमवर्क, आप उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे दोगे। ओके, द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। आप पता करोगे, रीजन का पता करोगे कि क्यों ये बार बार ऐसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ वुड यू प्रेफर टू एड्रेस अ स्टूडेंट हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क? जिसने अपना होमवर्क ही कंप्लीट नहीं करा हो तो आप क्या करोगे? व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट इट, क्या बोलोगे उसे? व्हेन आर यू गोइंग टू कंप्लीट इट, तुम कंप्लीट कब करोगे? यू डिड नॉट डू इट, ट्राई इट, आपने ये कंप्लीट नहीं करा है, ट्राई करो करने के लिए। वाई डिड यू नॉट कंप्लीट इट, आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया है? या यू बेटर इग्नोर इट नाउ, या आप इग्नोर ही कर दोगे कि छोड़ो, क्या पूछना है इससे, होमवर्क ही नहीं करा है तो। सी द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आप उसका रीज़न पता करने की कोशिश करोगे, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट इट, ये क्वेश्चन होगा आपका कि आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करा है आपने, तो आप देखिए ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल रिजेक्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट बी हम इसलिए चूज नहीं करेंगे कि उसने किसी रीज़न से होमवर्क नहीं करा होगा, तो पहले आपको उसका रीज़न पता करना पड़ेगा। ट्राई इट करने के लिए आप नहीं बोल सकते हो विदाउट नोइंग द रीज़न दैट वाई द स्टूडेंट हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। Question number 4 is, schools should be concerned with the development of child, which should include, क्या इंक्लूड करना चाहिए स्कूल्स को कि बच्चे का डेवलपमेंट हो सके? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द चाइल्ड, बच्चे ने क्या नॉलेज गेन करा है? एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स बाय द चाइल्ड, बच्चे ने क्या लाइफ स्किल्स गेन करे हैं, क्या उन्होंने इंक्लूड करा है अपने स्टडीज़ में लाइफ स्किल्स, क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? या एक्विजिशन ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द नेशन, जो नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, या फिर एक्विजिशन ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय हेल्दी पर्सन। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, मीन्स लाइफ स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है एक चाइल्ड को। और लाइफ स्किल्स ये नहीं है कि बड़े ही सीख सकते हैं, बहुत अर्ली एज से हम स्कूल्स में देखते हैं लाइफ स्किल क्लासेस भी होती हैं। सो इट इज़ देयर कि छोटा बच्चा भी लाइफ स्किल्स को सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मेन रीजन फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ फुल लिटरेसी इन इंडिया इज, कौन सा इनमें से मेन रीजन है कि इंडिया में फुल लिटरेसी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं? फंड्स नहीं हैं इतने, या इनकेपेबिलिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स तो हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या लैक ऑफ सूटेबल फैसिलिटीज़ ही नहीं है, या फिर लैक ऑफ विल टू अचीव द गोल, वो विल ही नहीं है कि हमें उस गोल तक, वो जो हमारा एक गोल है कि फुल लिटरेसी होनी चाहिए इंडिया में, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो विल ही नहीं है। सी वेरी ऑब्वियस आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फंड्स की कोई कमी नहीं है। 6% वैसे भी जाता था, इन जीडीपी का 6% वैसे भी एजुकेशन में जाता था। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इनकेपेबिलिटी हम नहीं कह सकते हैं, फंड्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज होते हैं। लैक ऑफ सूटेबल फैसिलिटीज़ भी नहीं हो सकता, बिकॉज फैसिलिटीज़ सब प्रोवाइडेड हैं, अगर फंड है तो फैसिलिटीज़ भी हैं, बट अगर विल ही नहीं है किसी की चीज़ को पाने की तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेन पर्पस क्या है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का किसी भी स्कूल में? कई स्कूल्स में हम देखते हैं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है, पीटीएम की बात नहीं कर रही हूँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं, एसोसिएशन बनाया जाता है पेरेंट्स टीचर का। तो कीप स्टूडेंट्स इन चेक एंड कंट्रोल, स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखना, एडिशनल फंड्स कलेक्ट करना फॉर रिमेडियल टीचिंग,
या फिर शेयर करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्कूल, जो स्कूल्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो टीचर्स को पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, या इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, इन्वॉल्व होने चाहिए पेरेंट्स भी कि स्कूल किस तरह से फंक्शनिंग करे, वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके. सो टेल मी द करेक्ट आंसर है. ओके, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी. इसलिए एसोसिएशन बनाई जाती है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, की इम्प्रूवमेंट लाया जा सके स्कूल फंक्शनिंग में. क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट गिव्स अ पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन. अगर किसी आपने कोई क्वेश्चन पूछा है बच्चे से और उसने थोड़ा बहुत करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है तो आप क्या करोगे? सीक फर्दर इन्फॉर्मेशन, उससे और पूछने की कोशिश करोगे, उसको प्रोवाइड यू विल प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, उसको थोड़ा प्रोत्साहन दोगे, शाबाशी दोगे, इस तरह से कुछ करोगे, या रिफ्रेम योर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन को दोबारा से रिफ्रेम करोगे, दोबारा कुछ और तरह से पूछोगे, या टेल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, या एकदम से आप उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बता दोगे, करेक्ट आंसर बता दोगे. ओके, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट. आप उनको प्रोत्साहित करोगे कि हाँ आपने अच्छा करा है, आप और अच्छा कर सकते हो. इस तरह से यू कैन यूज एनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 8 है स्कूल कैन बी कॉल्ड अ सोशल एजेंट इफ. स्कूल को सोशल एजेंट क्यों बोला जा सकता है? वो ट्रांसमिट करता है नॉलेज को, एजुकेट करता है अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़, क्या हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ एक स्टूडेंट की, एक सिटीज़न की, वो बताता है. इम्पार्ट करता है नॉलेज अबाउट ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की जो नॉलेज है इसको फैलाता है, लोगों पे इम्पार्ट करता है. येट इट ऑर्गेनाइजेज वेरियस एक्टिविटीज़, या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाता है. सोसाइटी, सोशल चीज़ों से रिलेटेड, सोशल वर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराता है. Here the correct answer is option number D. It organizes various activities. वो ऐसी एक्टिविटीज़ करवाता है जिससे कि सोसाइटी के बारे में और पता चल सके. सोसाइटी का एजेंट इसलिए हम स्कूल को बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड ओपन लर्निंग स्कूल्स. क्या है डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और ओपन लर्निंग स्कूल्स में? फॉर्मर आर सिस्टमैटिक, मतलब ट्रेडिशनल स्कूल्स जो होते हैं वो सिस्टमैटिक है. द लैटर डू नॉट कल्टिवेट कल्चरल वैल्यूज़, जो ओपन स्कूल लर्निंग है वहाँ पर कल्चरल वैल्यूज़ नहीं है. लैटर यूज़ मॉडर्न गैजेट्स, जो ओपन स्कूलिंग है उसमें गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न गैजेट्स. या जो फॉर्मर है मीन्स ट्रेडिशनल स्कूल्स, वहाँ पर पर्सनल टच होता है एक पढ़ाई में. बेसिक डिफरेंस क्या है? करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मर कैरी पर्सनल टच. जब हम ट्रेडिशनल स्कूल्स मतलब हम जाते हैं स्कूल्स में तो वहाँ टीचर से इंटरेक्शन होता है, वो समझते हैं, टीचर्स हमें स्टूडेंट्स को समझते हैं, स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का बिहेवियर समझते हैं, तो फिर एक पर्सनल टच रहता है इन द स्कूल टीचर इन ट्रेडिशनल स्कूल्स. क्वेश्चन नंबर 10 है स्कूल कैन बी कंसिडर्ड अ डैश ग्रुप एज फार एज सोशलाइजिंग एजेंसी इज कंसर्न. कौन सा ग्रुप होगा? सोशलाइजिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स की मेन एजेंसीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, सप्लीमेंट्री या टर्शियरी? जब हम सोशलाइजिंग की बात करें तो स्कूल हमारा सेकेंडरी ग्रुप में आ जाता है. सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी फैमिली होता है, नेबर्स होते हैं, बट सेकेंडरी हमारा स्कूल होता है. Which of the following statements is not true? Please pay attention in the not part. Statement कौन सा true नहीं है? Acquisition of life skills is part of maturation. Acquisition तभी हम life skills हम तभी सीख सकते हैं जब हम mature हो जाते हैं. Acquisition of life skill is a part of social process. Social process का part है. Life skills को directly mold किया जा सकता है, मतलब बच्चों को समझाया जा सकता है, उनको मोल्ड किया जा सकता है, उस चीज़ में शेप में लाया जा सकता है. या लाइफ स्किल्स जो होते हैं वो लर्नड होते हैं, उनको सीखा जाता है, मतलब वो बाय बर्थ नहीं होते हैं बट उन्हें सीखा जाता है. हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा नहीं है. तो अभी एक कुछ क्वेश्चन पहले अभी एक क्वेश्चन था कुछ स्लाइड्स पहले जिसमें मैंने बोला था लाइफ स्किल्स जो होते हैं वो किसी भी एज में सीखे जा सकते हैं. इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे को मैच्योर होना इंपॉर्टेंट है. सो बाकी 3 करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 12 इज द स्टूडेंट वांट्स टू, एक स्टूडेंट है जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता है अपनी टीचर के साथ और वो उस टीचर के घर चला जाता है टू शेयर द प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या करेगा? सजेस्ट करेगा उसको कि स्कूल से वो घर से चला जाए, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करेगा कि आप उसको हेल्प करिए, अपने एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, वो
टीचर जो है वो हेल्प देगा उसको, जितना हेल्प वो कर सकता है, और उसके मोरल को बूस्ट करेगा या उसको वार्न कर देगा कि कभी उसके घर में दोबारा विजिट ना करे। जब ऐसी चीज़ आती है तो यहाँ पर साइकोलॉजिकली सोचना पड़ता है कि बच्चे किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फेस करा होगा, तभी वो घर पहुँच गया है टीचर के। तो हेयर योर करेक्ट आंसर विल बी सी। तो उस टाइम पे टीचर को क्या होगा, रीजनेबल हेल्प करे और उसके मोरल को बूस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ अ स्टूडेंट एलिजेस अगेंस्ट यू फॉर शोइंग फेवरेटिज्म। अगर कोई टीचर आपको बोलता है फेवरेटिज्म करते हो, जब आप अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को ज़्यादा मार्क्स देते हो, तो आप क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे जो उसने जो भी बोला कि नहीं ये सब गलत है, या प्यूनिटिव मेजर्स अडॉप्ट करोगे, मीन्स पनिशमेंट्स दोगे उसको, या फिर एफर्ट्स डालोगे टू रिवील हिज पोजीशन, या फिर शो हिज आंसर बुक एंड फ्यू मोर, उसकी आंसर बुक दिखाओगे या और भी बच्चों की आंसर बुक्स दिखाओगे। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यू विल शो हिज आंसर बुक ऑल्सो एंड ऑफ अदर्स ऑल्सो, ताकि बच्चे को पता चले कि कहाँ पर उसके मार्क्स कट हुए हैं और कहाँ पर दूसरे को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इन कंपेरिजन टू हिम। क्वेश्चन नंबर 14 है द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच स्कूल पर्सोनल हैव बीन एंट्रस्टेड इज दैट ऑफ। क्या है इसमें स्कूल पर्सोनल की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एडजस्टिंग सोशल डिमांड्स टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। सोशल डिमांड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड की नीड्स को एडजस्ट करें चाइल्ड टू कंफर्म टू द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की क्या डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड को कंफर्म करवाए कि उसको सोसाइटी की डिमांड्स के अकॉर्डिंग चलना है, या चेंजिंग ह्यूमन नेचर टू कंफर्म सोशल एक्सपेक्टेशंस। उसका ह्यूमन नेचर, उसका नेचर ही चेंज कर दो कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, या प्रिपेयर करोगे चाइल्ड को टू चेंज द सोसाइटी, कि चाइल्ड को आगे जाके सोसाइटी को चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड को प्रिपेयर करोगे। सी आई टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट कि बच्चा सोसाइटी की क्या डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करना सीखे, उसको एडजस्ट होना है, उसको चेंज नहीं होना है, बट सोसाइटी में एडजस्ट होना है। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 है इन ऑर्डर टू डेवलप ए गुड रैपो विद स्टूडेंट्स, गुड रैपो अच्छा एक रिलेशनशिप रहे स्टूडेंट्स के साथ, तो फिर टीचर क्या करेगा? इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आपको एक्टिविटी चूज करनी है। अपने स्टूडेंट्स को लव करेगा, उनके साथ फ्रेंडली रहेगा, उन पे इंडिविजुअल अटेंशन, उनको इंडिविजुअली अटेंशन देगा, या ढंग से कम्युनिकेट करेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी कि पे इंडिविजुअल अटेंशन देगा। वहाँ पर एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देगा सो दैट उसका स्टूडेंट के साथ एक गुड रैपो बिल्डअप हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 इज द बेस्ट रीजन बिकॉज ऑफ विच अ टीचर कैन कमांड रिस्पेक्ट। कैसे टीचर कमांड कर सकता है रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स? कमांड है मीन्स कि किस तरह से स्टूडेंट्स एक टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे। वो ही फॉलोज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन द क्लास, कुछ नए नए तरीकों से पढ़ाएगा, बच्चों को क्लास में यूज़ करेगा, नोट्स जो लेके आए उसको डिक्टेट कर देगा सीधे, या रीड करेगा टेक्स्ट बुक और एक्सप्लेन करेगा, या फिर डज नॉट गिव होम असाइनमेंट, या होम असाइनमेंट्स ही नहीं देगा, होमवर्क ही नहीं देगा। इट इज़ वेरी क्लियर, द आंसर इज़ वेरी क्लियर, आई डोंट थिंक यू नीड मोर टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर कि इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लाएगा वो क्लासेस में, वही ट्रेडिशनल वे में नहीं बट कुछ और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाएगा जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट भी बिल्डअप हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है डेवलपमेंट मॉरल वैल्यूज का स्टूडेंट्स में? व्हाट वुड यू डू टू डेवलप द सेम? आप क्या करोगे डेवलप करने के लिए मॉरल वैल्यूज को? एनकरेज करोगे उनको मॉरल वैल्यूज रिलेटेड वर्क करने के लिए, या और मॉरल वैल्यूज के ऊपर लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करोगे, स्टोरीज ऐसी दिखाओगे जो मॉरल वैल्यूज बेस्ड हो, या खुद को प्रेजेंट करोगे एज ए रोल मॉडल? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर है, प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल। अपने आप को खुद को आपको रोल मॉडल बन के दिखाना है ऑफ मॉरल वैल्यूज, बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स को इमिटेट करते हो, तो जैसा आप उनके सामने बिहेव करोगे वो भी वैसे ही सीखेंगे। देयरफॉर यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 18 है टीचिंग एड्स आर यूजफुल। क्यों? व्हाई आर टीचिंग एड्स यूजफुल? वो टीचर की हेल्प करता है इन द वर्क, एक्टिवेट करता है सारे सेंसेस को, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है अटेंटिव होने के लिए, या फिर लर्निंग को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। वेरी बेसिक फीचर टू यूज टीचिंग एड्स इज टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट हैं बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर।
क्वेश्चन नंबर 19 इज टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर शुड बी गुड। टीचर का क्लासरूम बिहेवियर गुड, अच्छा क्यों होना चाहिए? इट विल सेट एन एग्जाम्पल सेट करेगा, स्टूडेंट ज़्यादा अटेंटिव रहेंगे क्लास में, एनवायरनमेंट जो होगा बहुत कंड्यूसिव टू लर्निंग होगा, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा लर्निंग का, और स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को। इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? ऑल आर गुड बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यू हैव टू चूज। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, अगर टीचर अच्छा बिहेवियर दिखा रहा है क्लासरूम में तो वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाता है कि वो हेल्प करता है लर्निंग में स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 20, यू हैव अ क्लास विच इज़ वेरी हेट्रोजेनस इन हाइट, मतलब बहुत अलग अलग तरह की हाइट के बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से करोगे? रैंडमली किसी को भी कहीं भी बिठा दोगे? स्मॉलर स्टूडेंट्स हैं उनको आगे बिठाओगे, उनको इस तरह से बिठाओगे कि वो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सके और देख सकें हर एक एक्टिविटी को, या फिर प्योरली बेस्ड ऑन हाइट बेसिस पे ही आप उनको बिठाओगे, या जो टॉलर स्टूडेंट्स हैं उनको अलग साइड बिठाओगे क्लास के और शॉर्टर स्टूडेंट्स को एक अलग रो में बिठा दोगे? तो कौन सा आप इसमें से अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज आप उनको स्मॉलर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह से बिठाओगे कि वो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर सकते और जो चीज़ हो रही है वहाँ पर वो भी इजीली देख सकें। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी द बेस्ट रीजन फॉर चीटिंग। अच्छा, आपको इसमें से बताना है चीटिंग के लिए ये जो जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा आपको ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो चीटिंग के लिए बेस्ट रीज़न नहीं है किसी क्लासरूम एग्जामिनेशन में? बच्चा बहुत लेजी है पढ़ने में, पेरेंटल प्रेशर है गुड मार्क्स का लाने के लिए, फेलियर का फियर है, डर है कि फेल ना हो जाए, या फिर सेल्फ प्रेस्टीज। अब इसका हिंदी मुझे पता नहीं है प्रेस्टीज का, तो प्रेस्टीज, सेल्फ प्रेस्टीज में अपने आप पे विश्वास होना, या आई थिंक कुछ गलत ना प्रेजेंट करना अपने आप को, अपनी प्रेस्टीज रखना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट है यहाँ पर, बिकॉज सेल्फ प्रेस्टीज अगर वो है उसकी तो फिर वो चीटिंग करेगा ही नहीं। लेकिन ये तीनों ऑप्शंस हैं जो आपके लग रहे हैं बेस्ट रीजन है चीटिंग करने के, सिर्फ ये सेल्फ प्रेस्टीज एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, इन दिस एज ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस डिमांड, एकेडमिक में एक्सीलेंट होना, तो कौन ऐसे कुछ गेम्स इंक्लूड किए जाते हैं आजकल स्पोर्ट्स गेम स्कूल्स में, तो आपको क्या लगता है ये क्या है? और वेस्टेज ऑफ टाइम का वेस्टेज है, बहुत सारा जो टाइम होता है एकेडमिक वर्क का वो चला जाता है इसमें, या गिविंग टाइम फॉर लेजर और रिलैक्सेशन, बच्चों को का एक लेजर और रिलैक्सेशन का टाइम रहता है, या नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट कि गेम्स और स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस है स्कूल में, बिकॉज उससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 23, टीचिंग वुड बी मोर इफेक्टिव इफ टीचर, अगर टीचर क्या करेगा, टीचर को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा इफेक्टिव हो टीचिंग? मेक हिज इंटेंट पर्पसफुल, अपना इंटेंट पर्पसफुल रखें कि हम क्यों कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो, इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज़ करें, या डिक्लेयर हिज ऑब्जेक्टिव्स इन द बिगनिंग। ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी टीचिंग होगी? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ऐसे इंस्ट्रक्शनल एड्स का यूज़ करें अलग अलग टाइप की, जिससे कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने टीचिंग और इफेक्टिव हो ऑन द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड है। द लेटेस्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बाय एनसीईआरटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, एनसीईआरटी का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कब आया था ये? 2000, 2004, 2005 या 2006? ये आपको लर्न ही इस तरह करना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये बीएड के एंट्रेंस में भी आया था क्वेश्चन, तो 2005 विल द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज स्टेट एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ जीडीपी वाज रिकमेंडेड बाय, कौन से कमीशन ने या कौन सी कमिटी ने जीडीपी में से 6% स्टेट एक्सपेंडिचर को रिकमेंड करा था इन एजुकेशन? कोठारी कमीशन 1966 में जो आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 का था, या रिव्यू कमिटी ऑन एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986? तो इनमें से कौन सा? ये रिव्यू कमिटी जो था उसको पीओए भी बोलते हैं, प्लान ऑफ एक्शन। ओके,
Here the correct answer is National Policy on Education 1986. इन्होंने रिकमेंड करा था कि 6% GDP का 6% स्टेट एक्सपेंडिचर के लिए जाना चाहिए फॉर एजुकेशन। अगर आपको NPE का वीडियो नहीं मिला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूँ, लिंक डाल दूँगी जो NPE का वीडियो है मैंने बनाया हुआ, तो उससे आप अच्छी नॉलेज पा सकते हैं व्हाट इज़ ऑल अबाउट NPE 1986। ओके, सो वी विल एंड द सेशन हेयर एंड प्लीज़ डू कमेंट आपको अगर क्या और चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस होने चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट करें बाद में, so that I can bring videos according to what you people need. Okay then everyone, see you all tomorrow. Thank you everyone and bye bye.